आज हम लोग यूनिट 2 करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स को ब्रेक करके इसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले तो ये एक मार्केट है। मार्केट जहाँ पर एक्सचेंज टेक्स प्लेस, राइट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर एक्सचेंज टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है, बट एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस, यानी यहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, पैसे का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट्स ऑफ मनी होता है और यहाँ पर बोरोविंग ऑफ मनी होता है। और ये जो बोरोविंग या डिपॉजिट ऑफ मनी हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में किस किस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज होती हैं, यानी कि एक्सचेंज डील्स। दूसरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर लेंडिंग एंड डिपॉजिट होता है। जैसे नॉर्मल बैंक्स में होता है कि आपसे पैसे लिए भी जाते हैं और आपको लेंड भी किए जाते हैं, पैसे आप बोरो भी कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यानी लेंडिंग एंड डिपॉजिट होता है। एंड फाइनली, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में issuance of securities होता है। There are a lot of ways of lending and borrowing in currencies is just one form, whereas in the form of securities is another. जैसे नॉर्मली कंपनीज भी करती हैं कि अगर उनको पैसे चाहिए पब्लिक से तो वो कभी इक्विटी इशू करती हैं, कभी प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती हैं, कभी डिबेंचर्स इशू कर देती हैं, कभी लॉन्ग टर्म लोन्स या कमर्शियल पेपर्स। सो बहुत सारे अलग अलग नामों से, जिनके फीचर्स अलग अलग हो जाते हैं, उस तरीके से मार्केट से पैसा उठाया जाता है, विच इज नोन एज इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। इसको हम कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस भी बोलते हैं। कैपिटल यानी पूंजी। तो एक कंपनी जब पूंजी लेती है या कैपिटल रेज करती है पब्लिक से, तो किन किन तरीकों से कर सकती है? शेयर इशू करके, प्रेफरेंस इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके। वैसे ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में भी ये सारे सिक्योरिटीज इशू होते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा मेजर स्टडी रहेगा वो होगा ऑन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट होता है, इसको ना ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक हुआ मनी मार्केट, दूसरा हुआ कैपिटल मार्केट। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या बिजनेस स्टडीज में ये टॉपिक्स पहले भी पढ़ाया गया होगा क्लास 12th में, बट एंड इवन बियॉन्ड दैट, बट मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मनी मार्केट जो होता है, ये होता है जब भी मार्केट से पैसा उठाया जाए या मार्केट में पैसा फ्लोट किया जाए, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हो मार्केट में फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम हो। अगर 3-3 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो मनी मार्केट कहलाता है। वहीं कैपिटल मार्केट क्या होता है? जब भी लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। यानी 1 साल से ज्यादा के मैच्योरिटी पीरियड का कोई सिक्योरिटी इशू हो। जैसे कंपनीज को जब भी पैसे, कॉरपोरेट बॉडीज को जब भी पैसे रेज करने होते हैं, कैपिटल चाहिए होता है, तो वो इक्विटी इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं या डिबेंचर्स इशू करते हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं। अब ये सारे, या फिर टर्म लोन्स इशू करते हैं। ये सारे जो सिक्योरिटीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज हैं, इनकी मैच्योरिटी यूजुअली मोर देन 1 ईयर होती है, यूजुअली मोर देन 1 ईयर होती है। एंड देयरफॉर ये कैपिटल मार्केट्स का पार्ट है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो 1 साल से कम मैच्योरिटी पीरियड के हों,
वो मनी मार्केट्स कहलाते हैं, और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि 1 साल से ज़्यादा पीरियड के मैच्योरिटी रखते हो, वो कैपिटल मार्केट्स कहलाते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? मनी मार्केट्स और कैपिटल मार्केट्स यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की जो सिक्योरिटीज होती हैं, हमें पूरे चैप्टर में बेसिकली उनको पढ़ना है। What are the various kinds of securities, or what are the various kinds in which banks can, corporate bodies can raise capital. So money market और capital market पे बढ़ने से पहले, या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को करने से पहले, देर आर सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट जो कि हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट ये कहाँ होता है? आजकल तो ऑनलाइन हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट जो है बहुत हद तक ऑनलाइन भी हो गया है, बट यूजुअली ये जो मार्केट्स होते हैं, दीज कैन डेवलप एनीवेयर, कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है। दिस प्लेस और दिस मार्केट कैन डेवलप एनीवेयर प्रोवाइडेड लोकल रेगुलेशंस परमिट द मार्केट। यानी जहाँ पे भी ये मार्केट डेवलप हो रहा है, जिस डोमिसाइल में भी डेवलप हो रहा है, वो इसको डेवलप होने दे। जैसे अगर यूके में, लंदन में, कनाडा में, न्यूयॉर्क में अगर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट डेवलप हो रहा है और कनाडा की गवर्नमेंट अलाउ करती है, या न्यूयॉर्क में यूएस की गवर्नमेंट अलाउ करती है, या लंदन में यूके की गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो आईएफएम या इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट वहाँ पे डेवलप हो सकता है। आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, वो हैं लंदन में, टोक्यो में और न्यूयॉर्क में। इसके अलावा क्या सिक्योरिटीज़ की कहीं पे भी एक्सचेंज नहीं होती, परचेज एंड सेल नहीं होती? क्या इसके अलावा कहीं पे बैंक्स नहीं होते जो लेंडिंग और डिपॉजिट कर रहे होते हैं? डेफिनेटली होते हैं, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना और डोमेस्टिक लेवल पे करना? अगर इंडिया में इंडियन करेंसी में आप बैंक से पैसे ले रहे हो या बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, इंडिया के अंदर अगर आप इंडियन करेंसी में किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो या इंडियन करेंसी में किसी कंपनी के शेयर को बेच के रियलाइज कर रहे हो, तो ये हो गया डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट। बट इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा? अगर इंडिया के अंदर मैं किसी बैंक में डॉलर्स डिपॉजिट कर रही हूँ या डॉलर्स विड्रॉ कर रही हूँ, इंडिया के अंदर मैं किसी सिक्योरिटी को डॉलर्स में परचेज कर रही हूँ या डॉलर्स रियलाइज कर रही हूँ किसी सिक्योरिटी को, किसी शेयर को बेचकर, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। सो आप जिस डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हैं, आप जिस डोमिसाइल में हैं, आप जिस कंट्री में हैं, अगर आप उसी की करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट हो गया। लेकिन अगर आप एक डोमिसाइल के अंदर, एक कंट्री के अंदर किसी दूसरे करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हो जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। सो वैसे तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स हर जगह प्रेवलेंट हैं, बट वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। सिर्फ 2 डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर है इन द वर्ल्ड, विच इज जर्मनी एंड फ्रांस। अब इसके रीजंस बहुत डिफरेंट हैं, बिकॉज जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें जर्मनी और फ्रांस ये 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने लैंग्वेज को लेकर और अपने नेशन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूसरे करेंसीज में ट्रेडिंग नहीं होती है, दूसरे लैंग्वेजेस में, मतलब दीज आर 2 सच कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट अ लैंग्वेज, दे ओनली यूज देयर लैंग्वेज। सो उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अगर वहाँ के लिए सिस्टम्स बनाता है तो इवन दोज आर इन जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन कि हम लैंग्वेज चूज कर सके, राइट? सो दैट्स द
रीजन कि ये दो कुछ ऐसे डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज्यादा सीवियर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज होने के कारण दे आर पॉपुलर। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? अब किसी भी कंपनी को अगर पैसे चाहिए, किसी भी कंपनी को काम करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे ना दो सोर्सेज से उठा सकता है। एक होता है इंटरनल सोर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी कि हम अपने ही इक्विटी वालों को बोले कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा और दे दीजिए। एक्सटर्नल सोर्स यानी हम बाहर के लोगों को बोले कि आप हमारे कंपनी को पैसे दीजिए, बदले में हम आपको डिबेंचर इशू करते हैं या टर्म लोन्स इशू करते हैं। तो ये तो हुआ डोमेस्टिक लेवल पर। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी होते तो यही दो सोर्सेज हैं, इंटरनल फाइनेंस और एक्सटर्नल फाइनेंस। बट यहाँ पे इंटरनल फाइनेंस का मतलब कंपनी के अंदर से पैसा आ रहा है नहीं, बल्कि कंट्री के अंदर से पैसा आ रहा है, सिंस इट इज ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो इंटरनल फाइनेंस का मतलब द फाइनेंस इज रेज्ड फ्रॉम विद इन द कंट्री। एक्सटर्नल फाइनेंस का मतलब हुआ द फाइनेंस इज रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। दूसरे कंट्रीज को हम अलाउ कर रहे हैं कि आइए और हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। सो दैट्स इंटरनल फाइनेंस एंड एक्सटर्नल फाइनेंस। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं? बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंटरनल फाइनेंस पे सीवियरली डिपेंडेंट है या वो प्रेफर करती हैं इंटरनल फाइनेंस को। और उनके इंटरनल फाइनेंस को प्रेफर करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट जो है वो ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाएगा वहां पे, है ना। वहीं there are few several other countries which prefer external finance, which allows other countries or other companies or other investors from different countries to come and invest into their financial systems. सो वो कंट्रीज जो इंटरनल फाइनेंस पे डिपेंडेंट हैं वो है यूके। यूके में 60 to 70% जो है फाइनेंस वो इंटरनली रेज होता है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल फाइनेंस और फॉर द आउटसाइड फाइनेंस ओनली फॉर द रिमेनिंग 30 to 40%। यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज में इंटरनल फाइनेंस होता है, यूएसए में इंटरनल फाइनेंस होता है और जापान में रिसेंटली इंटरनल फाइनेंस शुरू कर दिया है। नाउ द अदर रीजन कि क्यों कंट्रीज प्रेफर करती हैं फाइनेंसेस को रेज करना फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज इज व्हेन उस कंपनी की जो, उस कंट्री के जो प्रॉफिट्स हैं, उस कंट्री के अंदर कंपनीज की जो प्रॉफिट्स हैं दे आर हाई। तो जब हाई प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा। हायर द प्रॉफिट्स हायर आर द रिटर्न्स। सो जब रिटर्न ज्यादा होगा तो कंट्रीज प्रेफर करती हैं कि ये पैसा और ये रिटर्न हमारे ही कंट्री में रह जाए, दूसरे देशों में नहीं जाए। एंड दैट्स द रीजन ये यूएस की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, बिकॉज दे आर रनिंग ऑन हाई प्रॉफिट्स, यूरोप, यूके, ऑल ऑफ दीज आर रनिंग ऑन हाई प्रॉफिट्स। यहाँ के कंट्रीज की जो कंपनीज हैं दे आर मेकिंग हाई प्रॉफिट्स, यानी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो वो जो बेनिफिट है, वो जो रिटर्न का पैसा है, ये कंट्रीज चाहती हैं कि वापस से हमारे ही कंट्री में रह जाए। एंड देयरफॉर वो इंटरनली फाइनेंस करना प्रेफर करती हैं। नेक्स्ट, द रिस्क डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब रिस्क डिफरेंस क्या है? आमतौर पर अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि लेट्स से यूएस बेस्ड है या लेट्स से इंडिया बेस्ड है, इंडिया का कोई इन्वेस्टर है, फॉर इंस्टेंस आई वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट और मुझे कहाँ करना है? यूएस के किसी बॉन्ड्स में करना है। तो क्लेम तो मेरा भले ही इंडिया में रहेगा, बट मुझे उसका बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है? यूएस से मिल रहा है। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, जहां डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों मार्केट्स
को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, को मैं यूज कर रही हूँ फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इसमें ना बहुत ह्यूज रिस्क होता है, क्योंकि कल को चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे यूएस गवर्नमेंट हो, इन दोनों के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ कि मेरे मैच्योरिटी होने पर सिक्योरिटी के मुझे पैसे लेने देंगे कि नहीं। क्या पता अपने रूल्स में कुछ चेंज कर दें, क्या पता अपने टैक्सेशन पॉलिसीज में कुछ चेंज कर दें। सो एक ना बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि मैं रहूं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर, और मैं इन्वेस्टमेंट करूं ऐसे जगह पे विच इज आउटसाइड दी बाउंड्रीज ऑफ दिस नेशन, और वो डिपेंड करे, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करे पेमेंट के लिए दूसरे कंट्री पे। तो ऐसे केसेस में क्योंकि दो दो कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, यूएस एज वेल एज इंडिया, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ हायर रिस्क। मतलब सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व होता या सिर्फ यूएस इन्वॉल्व होता तो मुझे एक ही कंट्री के टैक्सेशन पॉलिसीज चेंज होने के, या एक ही नेशन के रेसिडेंशियल पॉलिसीज चेंज होने के वजह से इफेक्ट पड़ता। लेकिन बिकॉज देर आर टू नेशंस इन्वॉल्व, देर आर टू डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व, सो ऐसे केसेस में देयर इज हायर रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों में से किसी का भी पॉलिसी चेंज हुआ तो मेरी सिक्योरिटीज मारी गई, क्योंकि क्लेम बनता है मेरा अपने कंट्री में, यहीं से बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट किया है, बट पेमेंट आना है दूसरे कंट्री से, राइट। सो देयरफॉर देयर इज अ ह्यूज रिस्क व्हिच इज एसोसिएटेड whenever there are two countries जिनके बीच में हम फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। इसी रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया यूरो मार्केट का, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरो मार्केट। अब आमतौर पे क्या होता है कि यूरो समझते ही हम सोचते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है ना, यूरो इज देयर करेंसी, और हमें लगता है कि ये यूरोपियन कंट्रीज की बात है, या उनके करेंसीज की बात है, या उनके मार्केट की बात होगी। नो, यूरो मार्केट या यूरो करेंसी, ये बेसिकली कहा जाता है ऐसे करेंसीज को जो एक कंट्री के अंदर ट्रेड तो की जा रही है, बट वो उस कंट्री की करेंसी नहीं है। एक कंट्री के अंदर कोई ऐसी करेंसी का ट्रेड होना जो उस कंट्री की करेंसी नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज यूरो करेंसी और यूरो मार्केट, है ना। अब जब से यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ और यूरो उनकी करेंसी बन गई, तब से यूरो करेंसी वर्ड एलिमिनेट करके अब क्या यूज किया जाता है, अब जिस कंट्री का भी करेंसी किसी दूसरे कंट्री में ट्रेड हो रहा हो, जैसे इंडिया में डॉलर ट्रेड हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे यूरो डॉलर। जैसे इंडिया में अगर जापान की करेंसी येन के साथ डीलिंग हो रहा है तो इसको बोला जाएगा यूरो येन, ओके। अगर इंडिया में पाउंड के में डीलिंग्स हो रहे हैं तो दिस वुड बी कॉल्ड एज यूरो पाउंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। सो पहले टर्म यूज किया जाता था यूरो करेंसी, लेकिन जब से यूरोपियन यूनियन हुआ है और उन्होंने अपनी करेंसी फॉर्म कर ली है यूरो, तब से यूरो करेंसी की बजाय नाम बदल कर हो गया यूरो डॉलर, यूरो येन, यूरो पाउंड, यूरो फ्रैंक्स। पहले सभी को एक ही माना जाता था विच इज यूरो करेंसी, ठीक है। सो यूरो क्या होता है या यूरो करेंसी क्या होता है? When currencies become financial assets and liabilities, financial assets and liabilities, किसी की पूंजी है या किसी का कर्जा है, ये किस बेसिस पर होगा? आपने करेंसी को यूज करके कुछ खरीदा है या कुछ बेचा है, आपने करेंसी को डिपॉजिट किया है या आपने उस करेंसी को बैंक से उठाया है, बोरो किया है, लेंड किया है। So when currencies become financial assets and liabilities but are traded outside the home country, डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं ट्रेड होकर किसी भी और कंट्री में ट्रेड हो रहा है, येन जापान में ट्रेड नहीं होकर किसी भी और कंट्री में ट्रेड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज यूरो डॉलर और यूरो येन। तो एक प्रीफिक्स यूरो अटैच कर दिया जाता है उस करेंसी के आगे,
सो यूरो मार्केट क्या है? ऐसी ही यूरो करेंसीज जहां पे भी डील की जाती हैं उसको कहा जाता है यूरो मार्केट. So when a currency is used for financial transactions outside the country of origin of that currency, it becomes euro dollar, euro yen, euro francs. ये वही है जो हमने पीछे पढ़ा था. It's just another way of meaning, defining it. So when a currency is used for financial transactions outside the country of origin of that currency, for instance, when yen is used for financial transactions outside Japan, it becomes euro yen. The transaction in euro dollar or euro yen are known as euro markets. जहां जहां और जब जब ये transactions होता है, these are called as euro markets. ये transactions करता कौन है? लेंडिंग हो या डिपॉजिट हो, करता कौन होगा? बैंक्स करती होंगी. कौन सी बैंक्स? Those banks are also called as euro banks. Those banks are also called as euro banks. सो बेसिकली पहले तो ये समझो कि यूरो करेंसी और फॉरेन करेंसी में डिफरेंस क्या है ना. यूरो करेंसी और फॉरेन करेंसी में डिफरेंस क्या है? फॉरेन करेंसी मार्केट जो होता है ये सिग्निफाई करता है ऐसे ट्रांजैक्शंस को विच आर डिनोमिनेटेड इन करेंसी ऑफ द कंट्री ऑफ डोमिसाइल. मतलब जैसे इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, तो लेट्स से मान लीजिए कि कोई में यूएस डॉलर में ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, बट जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो कौन है? वो एक फॉरेनर है, तो वो हो गया फॉरेन करेंसी, है ना. मतलब इंडिया के अंदर कोई इंडियन रूपी में ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, बट वो ट्रांजैक्शन करने वाला कौन है? वो ट्रांजैक्शन करने वाला कोई यूएसए का नेटिव है, कोई अमेरिकन है, कोई कैनेडियन है, कोई मैक्सिकन है, तो वो हो गया उसके लिए फॉरेन करेंसी, है ना. लेकिन वही इंडिया के अंदर अमेरिकन आकर मैक्सिकन करेंसी में डील करे, है ना. मैक्सिकन नहीं, लेट्स से जापानीज करेंसी में डील करे, तो वो क्या कहला जाएगा? वो होगा फिर यूरो करेंसी. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ. विल रीड इट फर्स्ट एंड देन विल डू एन एग्जाम्पल. Foreign currency market signify transactions denominated in the currency of the country of domicile. जिस कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी कंट्री के करेंसी में जब डील किया जाए बाय अ नॉन रेसिडेंट, then it becomes a foreign currency. Whereas euro market transactions are denominated in the currency of the country other than the country of the domicile. यूरो करेंसी होता है, यूरो मार्केट ट्रांजैक्शंस होता है जब भी जिस कंट्री में ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उस कंट्री की करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में डीलिंग हो, देन इट इज कॉल्ड एज यूरो मार्केट ट्रांजैक्शंस और यूरो करेंसीज. एग्जाम्पल वही लेते हैं. कोई अमेरिकन है जो इंडियन बैंक में आके इंडियन रूपी ले रहा है, तो वो हो गई फॉरेन करेंसी. इंडियन रूपी विड्रॉ कर रहा है या बोरो कर रहा है, तो वो हो गया फॉरेन करेंसी. वही अमेरिकन इंडिया के किसी बैंक में जापानीज करेंसी में या फ्रैंक्स में डील कर रहा है, तो वो हो जाएगा यूरो मार्केट ट्रांजैक्शन या यूरो करेंसी. नेक्स्ट, दिस एन एग्जाम्पल. ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ. रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया टेक्स अ टर्म लोन. वो एक टर्म लोन ले रहा है डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर फ्रॉम अ न्यूयॉर्क बैंक, देन इट इज रेजिंग फॉरेन करेंसी. यूएस में जाकर डॉलर में लोन ले रहा है, तो वो फॉरेन करेंसी लोन हो गया.
लेकिन अगर रिलायंस उसी न्यूयॉर्क में जाकर येन में लोन ले रहा है तो हो जाएगा यूरो लोन, फॉरेन करेंसी लोन नहीं बल्कि यूरो करेंसी लोन या यूरो लोन, है ना। किसी डिफरेंट करेंसी, किसी डिफरेंट कंट्री के करेंसी में लेना, जिस कंट्री में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस कंट्री के करेंसी को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री के करेंसी में लोन लेना या ट्रांजैक्शन करना वुड बी यूरो ट्रांजैक्शन और यूरो लोन। यूरो बैंक क्या होता है मैं आपको बता चुकी थी। ऐसे बैंक्स जो कि जिस कंट्री में बेस्ड हैं वहां के करेंसी में डील नहीं करके किसी और कंट्रीज के करेंसी को डिपॉजिट करते हैं या बोरो करते हैं, लेंड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज यूरो बैंक। सो लेट्स गिव इट अ रीडिंग। अ कमर्शियल बैंक डीलिंग इन यूरो मार्केट्स। अब यूरो मार्केट्स क्या होता है हम पढ़ ही चुके हैं। In other words, Euro banks are financial intermediaries that simultaneously bid for deposits and make loans in a currency or currencies other than that of the country in which they are located. जिस country में काम कर रहे हैं उस country को छोड़कर, उस country के currency को छोड़कर किसी और different country के currency में या बहुत सारे different countries के currencies में deal करते हैं, so that would be known as a Euro bank. So यूरो मार्केट्स जो हैं ये ज़्यादा पॉपुलर कहाँ हैं, कहाँ पे अवेलेबल हैं? यूरो मार्केट्स जो हैं ये these are mostly centered in Asia, Europe and the United States. एशिया में बिकॉज ऑफ जो हमारे न्यू एशियन कंट्रीज हैं या जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर, हांगकांग, इनकी वजह से ताइवान जो न्यूली डेवलप कर रहे हैं, we see a huge amount of transactions happening in Asia. So यूरो मार्केट में जो लोग, जो पार्टीज डील करती हैं वो होती कौन है? यूरो मार्केट देखा जाए तो ये एक तरीके का होलसेल मार्केट है जिसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं दोज आर यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू $1 मिलियन। $1 का मतलब 10 lakhs, 10 lakhs डॉलर, 10 lakhs तक का आप एक बारी में एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दैट्स अ जनरल लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि इसके बिगर अमाउंट्स में नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट देन देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच हैव टू बी अडहेयर्ड टू। सो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं यूरो मार्केट्स में? बहुत सारे बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मेजर कॉरपोरेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे पीपल जो बहुत हाई नेट वर्थ होता है जिनका। Why do the euro markets thrive? ऐसा क्यों है कि यूरो मार्केट्स जो है पॉपुलर है या इतना इम्पोर्टेंट है या सिग्निफिकेंट है, या why is it so that it has been going well, doing well? Because मेजर रीजन वही है जहां से हमने यूरो मार्केट या यूरो करेंसी स्टार्ट किया था। वो क्या था? उसे ठीक पहले हमने पढ़ा था, रिस्क डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर हम दो नेशंस को इन्वॉल्व करते हैं एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में तो रिस्क जो होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं। सो उससे अच्छा, उससे ज्यादा बेहतर ये होता है कि क्यों ना मैं दोनों नेशंस के करेंसीज को एक ही कंट्री में डील कर लूं, एक ही कंट्री के अंदर मैं दोनों नेशन के करेंसीज के साथ डील कर लूं। ऐसे केस में जो रिस्क होता है वो रेड्यूस हो जाता है बिकॉज द रिस्क इज नाउ only of the policy changes which could be done by one country, right? और वो भी वन कंट्री नहीं रहता क्योंकि हम डोमेस्टिक कंट्री में यूजुअली कर रहे होते हैं यूरो करेंसीज में डील।
और जो रिस्क होता है वो पॉलिसी चेंजेस का होता है। पॉलिसी चेंजेस जो होते हैं वो टैक्सेशन चेंजेस, टैक्सेशन पॉलिसीज चेंजेस हो सकते हैं, या फिर रेसिडेंशियल पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं। बट क्योंकि मैं डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही, क्योंकि मैं होम कंट्री के अंदर ही यूरो करेंसीज में डील कर रहा हूँ, इसलिए वो रिस्क भी नहीं होता कि टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होगा या फिर रेसिडेंशियल पॉलिसीज चेंज होगा, क्योंकि मैं जिस कंट्री का रेसिडेंट हूँ उसी कंट्री में डील कर रहा हूँ, है ना, उसी कंट्री के अंदर डील कर रहा हूँ इन अ डिफरेंट करेंसी। So we'll continue this topic of why does the euro markets thrive in next session, since this is a bit long topic.